हेलो ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने जो जो नीतियां अपनाई थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ना। कल वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से पढ़े थे? हैं बाजार में प्रतियोगिता और बाजार। और तीसरा कौन सा प्रमुख तत्व था वैश्वीकरण का? तकनीकी, नई नई टेक्निक है ना। अब वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है आपको समझ में आया था कल? वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि संपूर्ण जो बाजार वो है विश्व एक बाजार के रूप में है ना। मतलब कोई भी चीज़ मतलब सब जगह मतलब एक ही उसमें वो बिके। मतलब ये नहीं कि यहाँ का या वहाँ का, मतलब उसको हर मतलब जो हमारी चीज़ वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत के बनाई चीज़ देश के हर कोने में पहुँच जाएगी और बाहर की चीज़ भी यहाँ आ जाएगी। तो वो होता पूरा विश्व एक बाजार के रूप में है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण के घटक। वैश्वीकरण के भारत में जो आर्थिक वार्ता उसके क्या वैश्वीकरण के प्रमुख घटक कौन कौन से थे? तो सबसे पहले सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया? जैसे कि रुपए का क्या किया? अवमूल्यन। रुपए का अवमूल्यन से अर्थ होता है रुपए की कीमत में कमी कर देना है ना। अभी इसका डिटेल और पढ़ेंगे हम। रुपए का अवमूल्यन। दूसरा रुपए की पूर्ण परिवर्तन, और इसके लिए फिर क्या किया? रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। अब तीसरा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम में जो विदेशी फेरा के अंतर्गत जो नियम थे उसमें उन्होंने जो संशोधन किए थे। और फिर चौथा विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी विनियोग, जो विनिमय होता था विनियमों में उन्होंने सुधार किया। जो विदेशी निवेश करते थे उसके नियमों में सुधार। और आयात और निर्यात नीति। इसके बाद है विदेशी संस्थागत जो निवेशक थे हमारे, उनको भारतीय पूंजी बाजार होता है, भारतीय पूंजी बाजार पता है ना, जो शेयर के माध्यम से होता है, तो वो जो पूंजी बाजार था उसमें विनियोग करने की छूट प्रदान की गई। अब कर ढांचे में सुधार, तो सरकार ने कर के ढांचे में भी सुधार किया। कर ढांचे में सुधार के अंतर्गत कुछ जो टैक्स होते हैं उनमें छूट प्रदान करी है। तो आज हम प्रमुख रूप से कौन कौन से पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख घटक में सबसे पहला आता है जैसे कि रुपए का अवमूल्यन। तो रुपए का अवमूल्यन में क्या है? हमने जैसा कि अभी बताया कि रुपए का अवमूल्यन मतलब रुपए के उसमें मूल्य में कुछ कमी कर दी जाती है, अर्थात विदेशी जो अदायगी होती है उसकी क्षमता में वृद्धि, भारत में पूंजी के बाह्य प्रवाह को रोकने तथा गैर कानूनी जो होता है मध्यस्थ होते हैं उनके विदेशों में प्रेषणाओं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 1 व 3 जुलाई 1991 को 2 चरणों में प्रमुख मुद्रा की तुलना में रुपए का क्या कर दिया था? मुद्रा की तुलना में रुपए का क्या किया था? अवमूल्यन कर दिया था, अर्थात उसको 20% रुपए को क्या कर दिया था? उसको कम कर दिया था उसकी कीमत। ठीक है, रुपए का इसको कहते हैं रुपए का अवमूल्यन कर देना। अब सेकंड आ जाते हैं रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, अर्थात नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली में उत्पन्न विदेशी मुद्रा की काला बाजारी जो होता है हवाला बाजार, उसके कारण इस समस्या से निपटने हेतु सरकार ने क्या किया था? 1992-93 में बजट की उदारीकरण विनिमय दर प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत क्या किया था सरकार ने? रुपया आंशिक रूप से क्या कर दिया था? परिवर्तन से कर दिया था रुपये में। और इससे 1993-94 बजट में सरकार ने रुपये को पूर्ण परिवर्तन बनाकर एकल विनिमय दर प्रणाली अपनाई थी। इसके पश्चात 94-95 के बजट में सरकार ने भुगतान संतुलन के चालू खाते को रुपये को क्या कर दिया था? रुपये को पूर्ण परिवर्तन कर दिया था। अब तीसरा आ जाते हैं विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, अर्थात क्या है? फेरा के संशोधन, अर्थात सरकार ने 8 जनवरी 1983 को 93 को एक अध्यादेश जारी करके फेरा में क्या किए थे? कुछ संशोधन, मतलब इनके नियम जो होते हैं उसको कुछ संशोधन किए थे। इसके अनुसार भारतीय कंपनी को विदेशों में जो संयुक्त उद्यम होते हैं ना, जो कई लोग से मिलकर जो होते हैं, कई लोग इसके मालिक होते हैं, संयुक्त जो उद्यम होते हैं उसको स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। और जून 2000 में फेरा के स्थान पर फेमा अर्थात विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू कर दिया गया था, जिसमें विदेशी कंपनी पर लगे अधिकांश जो मतलब वो थे प्रतिबंध जो थे विदेशी कंपनियों में लगे थे वो क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी विनियमों में सुधार। औद्योगिक नीति 1991 में क्या किया था? उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा को
40% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 51% कर दिया गया, जिससे बाद में बढ़ाकर 100% कर दिया। इसी के साथ प्रौद्योगिकी तथा भारी विनियोग प्राथमिकता वाले उद्योग जो विनिर्देश की सूची के लिए फर्मों में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत विदेशी प्रौद्योगिकी करार करने में उन्हें स्वतः ही अनुमति प्राप्त हो गई। अब आयात और निर्यात की नीति। अब आयात निर्यात में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने क्या किया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की थी। और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध और अधिकतम क्या किया था, इसमें स्वतंत्रता लागू कर दी थी। तो कम से कम प्रशासनिक जो नियंत्रण था उसको निश्चित किया गया था। और योजनाओं के लिए घोषित आयात निर्यात नीति में सरकार ने आयात और निर्यात की निश्चित सूचियों में बड़ी मात्रा में क्या किया था, कटौती कर दी थी, मतलब आयात में भी कमी की थी। अब वस्तु और सेवा के स्वतंत्रता पूर्वक आयात निर्यात करना फिर उसके बाद संभव हो गया था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई थी। अब विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में विनियोग में छूट, अर्थात अधिक से अधिक जो विदेशी पूंजी है वो उनको क्या हुआ था बाजार में, मतलब उनको छूट प्रदान, जो विदेशी जो हमारे यहाँ के जो संस्थागत जो निवेशक होते हैं अर्थात जो पैसा लगाते हैं हमारे यहाँ भारतीय कंपनियों में, उनको सरकार ने क्या किया था, उनको छूट प्रदान कर दी थी। तो उनको जब छूट मिली तो उन्होंने भारतीय पूंजी बाजार में अपना पैसा जो है बड़े बड़े उद्योग में लगाया, जिससे उस उद्योग का विकास हुआ। अब सरकार ने उसके बाद क्या किया था, कर ढांचे में सुधार किया। तो कर ढांचे के सुधार के अंतर्गत क्या हुआ, सरकार ने आर्थिक नीति के तहत बजट में सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों में व्यापक राहत की घोषणा। कौन से शुल्क, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें व्यापक राहत की घोषणा की थी। और कर ढांचे को अधिक क्या बना दिया था, विवेकीकृत, मतलब विवेकीकृत और सरल बनाने की दिशा में प्रयास किया था। तो कौन से उसमें कर उन्होंने कम किया था, अभी हमने बताया जैसे कि किस विषय में उन्होंने कर को कम किया है, सीमा शुल्क और उत्पादन जो होता है उसमें जो शुल्क होता है उसको उन्होंने कम कर दिया था। सीमा शुल्क जो यहाँ से वहाँ जो दूसरे देशों में जाता है तो उससे सीमा शुल्क लगता है, चुंगी कर उसको बोलते हैं, और जो उत्पादन शुल्क होता है उसमें कमी करके उसको अच्छा विवेकीकृत, मतलब कि अच्छे तरीके से, मतलब आदमी आसानी से उसमें काम कर सके, उसमें सुधार किया था। तो ये हमारे हो गए प्रमुख वैश्वीकरण के घटक, जिसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। रुपये का अवमूल्यन किया था, रुपये के रूप में कमी कर दी गई थी, और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता इसलिए की गई थी कि जिस तरह से हवाला कांड में देखा कि लोग करोड़ों रुपये का जो गबन किए हुए थे, तो उस पर जब उनके रुपये में परिवर्तन हो गया तो उनके रुपयों का मूल्य क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाए थे रुपये की परिवर्तनीयता के। और विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, जो विदेशी जो विनिमय होता है फेरा के अंतर्गत जो नियम, उसमें संशोधन किया था। तो संशोधन करने से उसमें वैश्वीकरण का आसानी से उसमें छूट मिल गई थी उनको सामान्य। और इसका विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी के जो नियमन होते हैं उसमें सुधार किया था। और आयात और निर्यात नीति में भी कुछ क्या किया था, कर के ढांचे में परिवर्तन किया था, और ज़्यादातर जो निर्यात उसमें आयात में हम कमी करी है, उसके बाद नए तरीके से आयात निर्यात में और वृद्धि करी गई। और विदेशी जो संस्था का जो निवेशक है उनको भारतीय पूंजी में विनियोग करने के लिए उनमें छूट प्रदान करी थी, ताकि वो अधिक से अधिक पूंजी का भारतीय कंपनियों में विनियोग कर सके, अर्थात पैसे को लगा सके। और उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में कमी करी। कर ढांचे में सुधार के अंतर्गत उन्होंने सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में कमी करके इसको और विवेकीकृत कर दिया था। तो आज के ही प्रमुख आर्थिक वातावरण के अंतर्गत वैश्वीकरण के प्रमुख घटक तो आपकी बुक में भी दिए हुए, आप उससे भी उसका वर्णन लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। कॉपी में ज़रूर से इसको लिखते जाइए, क्योंकि दोबारा रिवीजन इसको बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा। इसको लिखते जाइए, आप लोग सभी लोग, सभी बच्चे लिखते जाएं, और अपनी कॉपी की एक बार फ़ोटो खींच के जो आप लिख रहे हैं उसको ज़रूर उससे ग्रुप में डालिए, ताकि हमको ही पता लगे कि आप लोग उसको पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। याद करते चाहिए। सबसे पहले फिर से पढ़ लेते हैं। रुपये का अवमूल्यन किया, रुपये की पूर्ण परिवर्तन कर दिया, विदेशी विनिमय नियमन प्रणाली अधिनियम में संशोधन किया, विदेशी नियमन और विदेशी प्रौद्योगिकी विनियमों में सुधार किया, आयात और निर्यात नीति अपनाई, विदेशी संस्थागत जो निवेशक थे उनको भारतीय पूंजी में क्या बाजार में विनियोग की छूट प्रदान की गई, और कर ढांचे में सुधार किया। आज हो गया है वैश्वीकरण के घटक। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। इसका विमुद्रीकरण मतलब जो सरकार, विमुद्रीकरण क्या कहलाता है, जब सरकार अचानक से रुपयों को बंद कर देती है ना। तो अभी जैसे 2016 में अचानक सरकार ने रात्रि में घोषणा कर दी थी 500 रुपये 1000 के नोट बंद कर दी थी।
तो उससे क्या होता है, ऐसा क्यों करती है सरकार, जब देखती है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोगों के पास उटपटांग पैसा जो है वो आ गया, तो उससे बचने के लिए सरकार इसको उसी समय समाप्त कर देती है। तो समाप्त करने से उनके रुपये का फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो कल हम विमुद्रीकरण पढ़ेंगे क्या होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।